Good morning, students. I hope you all will be doing well. This is biology class here. I'm explaining the back exercise question answers of chapter life processes given on the page 113 of your NCERT book. Exercise में there are 13 questions. Question number 1 is the kidneys in human beings are a part of the system for. ये 4 options हैं, MCQ type question है. First is nutrition का part है, then respiration, then excretion and then transportation. Kidneys जो हैं as you know कि इसके बीच में जो waste हैं they will be given out. It is a filtrating unit. ईच किडनी जो है उसमें नेफ्रॉन्स हैं, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स. नेफ्रॉन के सरफेस पे 3 प्रोसेसेस होते हैं. एक तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर टेक्स प्लेस एंड द सिक्रीशन. ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन. एंड में जाके जो वेस्ट हैं दिल बी गिवन आउट ऑफ द बॉडी. सो किडनीज जो हैं वो एक्सक्रीशन का पार्ट है. सी इज द करेक्ट आंसर. एक्सक्रीशन is the process of removal of liquid wastes from the body. Excretion में urine जो है वो प्रोडक्ट है. इसमें हम feces नहीं लेते होते. Feces जो है that is excreta, the solid wastes which come out through the anus. That process is called as excretion. That process is called as egestion. नॉट एक्सक्रीशन, दैट इज इजेशन. इंजेशन का जो न्यूट्रिशन के हमारे 5 स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट स्टेप इंजेशन होता है, टेकिंग इन फूड, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और जो लास्ट स्टेप है दैट इज इजेशन. तो इजेशन इज रिलेटेड टू removal of solid waste which comes out through the anal opening. जो anus से the things they come out the solid wastes. That process is also called as defecation. So defecation जो है वो different है, और excretion जो है वो तो liquid waste है, वो urine का come out है, that is coming out of the urine. So excretion is the correct answer. C is the correct answer. Then the second is the xylem in the plants are responsible for. Xylem जो tissue है प्लांट के अंदर, complex tissue है. xylem जो 4 elements का बना होता है, phloem भी 4 elements का बना होता है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम इसलिए कहते हैं बिकॉज उसके बीच में लार्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. सिंपल टिश्यूज को कहते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ सेल्स आर देयर. तो जाइलम का फंक्शन ही है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. सो ए इज अ करेक्ट आंसर. देन थर्ड क्वेश्चन इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक इज फोटोसिंथेसिस व्हेन द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट रिक्वायर्स, ए ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी चाहिए. बी इज क्लोरोफिल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. देन सनलाइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन. साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है कि न्यूक्लियस में है. अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट इसका एक्सरसाइज का है उसमें हमने ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट मॉलिक्यूल हमने कहाँ पे पढ़ा है? इन रेस्पिरेशन. और पायरुवेट कहाँ पे बनता है? सेल्स में. जब ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल, एनर्जी का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो उसके ऊपर 10 रिएक्शंस होते हैं अपने आप, एंड द ग्लूकोज जो है दैट इज ब्रोकन डाउन टू द मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज पायरुवेट. सो पायरुवेट फॉर्मेशन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी है. ये आपके पेज नंबर 102 के ऊपर फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. तो उसमें भी पायरुवेट बनता हुआ नजर आ रहा है. सो अब आप इसी अगर फ्लो चार्ट से भी हम देखते हैं तो इसमें फ्लो चार्ट में जो पायरुवेट है उसमें जो सबसे नीचे बताया है पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में. कौन से मॉलिक्यूल, कौन से प्रोसेसेस में एंटर करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन है, लिखा भी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है? दिस इज एन ऑर्गेनेली इन द सेल, और ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, जो प्रोटिस्टा वगैरह हैं यूकैरियोटिक सेल्स उनमें भी प्रेजेंट है. सिर्फ प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट देयर. सो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वाटर जो है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड, एंड एनर्जी जो है दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड. सो पायरुवेट जो है वो दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो है दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो पायरुवेट जो है दैट डज नॉट एंटर इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. यीस्ट वगैरह में वो एंटर नहीं करता, ये करता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में, एंड दैट इज व्हाई द बी इज द माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर.
Question number 5 is how are fats digested in our body? Where does this process takes place? देखो फैट्स जो है फूड में जैसे ऑयल घी एक्सेट्रा जो है दे आर द फैट्स प्रोडक्ट्स एंड फैट्स जो है माउथ में हम हमेशा माउथ से स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तब हमें एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में अच्छे तरीके से समझ आ जाता है इसका डाइजेशन का प्रोसेस. सो फैट्स जो है माउथ में कोई फैट्स को डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं है. स्टमक में लिटिल बिट ऑफ लाइपेज इज देयर जो थोड़ा बहुत प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करता है लिटिल बिट. देन द फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं दे एंटर इनटू द ड्यूडिनम. तो ड्यूडिनम में जो ये आ रहा है फूड आ रहा है ड्यूडिनम में फ्रॉम द स्टमक वो एसिडिक मीडियम में है, और एसिडिक मीडियम में जो पैनक्रियाज के और इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जिनका नाम लाइपेज है वो जो है वो एक्ट अपॉन नहीं करेगा बिकॉज दैट एक्ट्स अपॉन दोज एक्ट अपॉन इन द एल्कलाइन मीडियम. सो मीडियम को चेंज करने के लिए लिवर जो है दैट सिक्रीट्स इट्स बाइल सॉल्ट्स इन द ड्यूडिनम. वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट्स को सिक्रीट करता है जिसकी वजह से एसिडिक मीडियम जो है दैट चेंजेस टू द एल्कलाइन मीडियम जिसके ऊपर लाइपेज जो है वो एक्ट अपॉन करेगा. लेकिन एक्ट अपॉन करने से पहले लिवर जो है उसके बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो बिग जो फैट्स की ड्रॉप्स हैं उनको स्मॉल फैट की ड्रॉप्स के अंदर चेंज कर देते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. So emulsification में large droplets of fats जो हैं they'll be broken down to the smaller droplets. Then the lipase is going to act upon, क्योंकि lipase जो है वो fat को digest करने वाला enzyme है. So lipase जो है वो उसके ऊपर act upon करेगा, fatty acids will be formed and the glycerol will be formed. They will be absorbed in the small intestine. And where does this process takes place? This is the second part. This process completes in the small intestine. ये process जो है small intestine में complete होता है. So this is the answer of question number 5. Then question number 6 is what is the role of the saliva in the digestion of food? जो role of saliva in the digestion है वो related है. saliva जो है उसमें एक salivary amylase present है, वो एक enzyme है. enzymes कौन से क्या चीज होती हैं? They are the chemicals which change the complex food to the simple food. And when the reaction is over तो enzymes जो हैं ये वापस मिल भी जाती हैं सेल में. So that is why they are called as biocatalysts also. So माउथ में salivary amylase है जिसका दूसरा नाम जो है वो टाइलिन है. पहले उसको टाइलिन कहते थे, अब salivary amylase कहते हैं. ये हाइड्रोलाइज करता है 30 to 40% ऑफ द स्टार्च जो है इंजेस्टेड फूड को उसको माल्टोज के बीच में और आइसोमाल्टोज ये क्या है शुगर की स्मॉलर यूनिट्स हैं उनके अंदर जो है ये ब्रेक डाउन कर लेता है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ salivary amylase. सेकेंडली ये फूड जो है उसको मॉइजन भी करता है, फूड को मैस्टिकेशन में और उसको बाइट करने में जो है वो हेल्प भी करता है. देन क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट आर इट्स की प्रोडक्ट्स. ऑटोट्रॉफिक कौन सा न्यूट्रिशन है? फोटोसिंथेसिस. नेसेसरी कंडीशंस हमने बहुत बार इस चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड, सनलाइट इज रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, वाटर इज रिक्वायर्ड एंड लाइट फेज में और डार्क फेज के बीच में आई हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू कि कैसे ये प्रोसेसेस जो हैं ये होंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. और बाय प्रोडक्ट्स क्या है? एक तो फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट्स का मतलब है कौन सी चीज बनती है. तो इसमें बनता क्या? एक तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, वो डार्क रिएक्शन में बनेगा जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं. तो उसमें एक तो ग्लूकोज जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी और एक ऑक्सीजन जो है दैट विल बी गिवन आउट. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गिवन आउट होंगे एंड एक्सेस ऑफ वाटर जो है दैट विल बी गिवन आउट. 3 थिंग्स जो हैं वो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की. Then we have question number 8 is what are the difference between the aerobic and anaerobic respiration? That we have already explained. Aerobic में in the presence of oxygen, anaerobic in the absence of oxygen. बाकी फ्लो चार्ट भी I had already explained कि उसके अंदर जो है कैसे प्रोसेसेस होती हैं. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जो aerobic respiration है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज that will be given out, oxygen will be used, pyruvate will enter into the mitochondria, carbon dioxide will be given out, water will be given out and 38 इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP ऑफ एनर्जी जो है दे आर फॉर्म्ड. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है एक तो उसमें 2 तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन आती है. एक तो कंप्लीट एब्सेंस के बीच में जैसे यीस्ट में हो रही है, अल्कोहल प्रोडक्शन हो रही है, एक तो उसमें अल्कोहल बनती है, अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की गिव आउट भी है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल ऑल्सो बी गिवन आउट एंड एक्सेस ऑफ वाटर विल बी गिवन आउट. देन
लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो है एक, उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन भी है, जैसे हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, तो वो भी लैक ऑफ ऑक्सीजन के बीच में हमारे मसल्स उस टाइम पे वर्क करते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ इथाइल, नॉट इथाइल अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड टेक्स प्लेस। इथाइल अल्कोहल की जो प्रोडक्शन है वो यीस्ट वाले केस में है, फर्मेंटेशन के केस में है, तो इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है उसके बीच में लैक्टिक एसिड जो है दैट विल बी फॉर्म्ड। एक तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज also given out. Anaerobic respiration में only 2 ATP molecules are formed, but aerobic respiration में 38 ATP molecules are formed. So these are the differences, and you please learn the flow chart as well. Then we have the next question. Question number 9. How are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? This question also we have already done. Alveoli जो हैं वो lungs में सबसे smallest unit है, और alveoli जो हैं very very small thin structures हैं जो बिल्कुल एक single layer के बने हुए हैं squamous epithelial cells के। तो वो इतनी ज़्यादा thin layer of cells है कि जिसके साथ जब ऑक्सीजन आती है from the when they are filled with oxygen, तो वो ऑक्सीजन के साथ जब फिल हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो जो एल्वोलाई हैं उसके आसपास जो है सेल्स हैं, जो ब्लड सप्लाई है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो भी सिंगल लेयर्ड है, ब्लड एंडोथेलियम ब्लड सप्लाई, तो उसमें डिफ्यूजन ऑफ जो है दैट बिकम्स ईजियर। सो लंग्स जो हैं वो ग्रेप्स लाइक और द सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, जिनके स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डू टेक्स प्लेस इन केस ऑफ लंग्स, और ईच लंग इज हैविंग 350 मिलियन alveoli. It means we do have 700 million alveoli in our lungs to facilitate means to help the process of exchange of gases. Then the next question is, what would be the consequence of a deficiency of hemoglobin in our body? In this also point I had discussed earlier कि hemoglobin जो है उसमें hemoglobin की importance इतनी ज़्यादा है कि if hemoglobin does not carry oxygen, hemoglobin का basic function क्या है? hemoglobin है क्या? It is a protein which is present in red blood cells of our blood. हमारे blood में जो red blood cells हैं उसमें iron containing एक pigment है which gives red color to the blood, that is hemoglobin, और hemoglobin combines with oxygen to carry oxygen, and it even combines with carbon dioxide also. hemoglobin carbon dioxide के साथ भी combine करता है और oxygen के साथ भी combine करता है, and it has been written in your book as well. आपकी book में भी ये point लिखा हुआ है कि अगर हमारे blood में hemoglobin नहीं है तो हमारा जो वो है एक molecule जो है उसका oxygen का, उसको हमारे lungs से लेकर उसको हमारे foot तक आने में जो है 3 years जो हैं they are required. हमारे टोज तक आने में जो है 3 years are required. This information एक येलो बॉक्स के अंदर दी है पेज नंबर 105 में टॉप में, जहां पर वो ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर 2 इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। एक इंफॉर्मेशन येलो बॉक्स में दी है कि एल्वुलर सरफेस को अगर स्प्रेड कर दिया जाए तो ये कवर करेगा 80 मीटर स्क्वायर एरिया, एंड हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी इज? कंसिडर how efficient exchange of gases जो है that become because of the large surface available for the exchange to take place. It means हमारे बॉडी का जो एरिया है उसके कंपैरिजन में एल्वुलाई का एरिया भी इवन बहुत 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 ज़्यादा है, और वो इसलिए एरिया बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज टेकिंग प्लेस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दे हैव गिवन इन द एक्स्ट्रा बॉक्स. देन डिफ्यूजन वाला पॉइंट जो है, हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट, दे हैव गिवन द नेक्स्ट वन. इफ द डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड, अगर सिर्फ डिफ्यूजन से ही होएगा तो एस्टिमेट करा जा रहा है कि इट विल टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स. Aren't we glad that we have hemoglobin? This is the importance of hemoglobin, that we have hemoglobin in our blood. Yellow boxes जो हैं उनकी भी रीडिंग कर लिया करो, and in due course of time you find any problem you can contact the teachers anytime. Right, next question is question number 10. What would be the consequence of question 10 we have discussed. Then question 11 is double circulation in human beings, why it is necessary. Double circulation भी आपको explain कर दी है कि हार्ट में 2 auricles are there, 2 ventricles are there. Right, जो auricle है उसमें deoxygenated blood बॉडी के हार्ट के ऊपर वाले जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां से सुपीरियर वीना के पास, हार्ट के नीचे वाले जो बॉडी ऑर्गन्स हैं इंफीरियर वीना के पास, वहां से ब्लड जो है राइट ऑरिकल में आता
जाता है, वहां से 3 वैल्व्स खुलते हैं। 3 वैल्व्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं 3 ओपनिंग्स के ऊपर। ट्राइकस्पिड वेल्व्स, वो वेल्व सिचुएटेड हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो वहां से 3 वेल्व्स खुलते हैं। दे सेंड द ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल टू द लेफ्ट टू द राइट वेंट्रिकल। वहां से अभी ब्लड इम्प्योर है, इम्प्योर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। दैट ब्लड लीव्स द हार्ट, वो हार्ट को लीव कर देता है, छोड़ देता है। दैट लीव्स द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, गोज टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। और उसके बेस पे जो ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके गई है, उसके बेस के ऊपर देयर आर वेल्व्स विच आर कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ताकि ब्लड वापस ना आ जाए, तो ये वेल्व्स बंद हो जाते हैं। सेमी मीन्स हाफ, ल्यूनर इज मून शेप, इनकी शेप हाफ मून जैसी है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड as semilunar valves। तो ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गई, दिस इज कॉल्ड एज pulmonary circulation because it is related with lungs। सेकेंड सर्कुलेशन इज जो प्योर ब्लड जो है that enters into the left auricle now through the pulmonary veins, it enters to the left वेंट्रिकल। 2 वेल्व्स जो हैं वो खुलते हैं बाइकस्पिड, बाद में वो बंद हो जाते हैं ब्लड को भेजने के बाद टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एरोटा द ब्लड जो है दैट लीव्स द हार्ट एंड इट गोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज द डबल सर्कुलेशन। व्हाई इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है? एक तो इसमें कंप्लीट हमारा जो हार्ट है 4 चेम्बर्ड हार्ट है, सो 4 चेम्बर्ड हार्ट के बीच में देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दोनों ब्लड जो है उसके बीच में देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो सेपरेशन होने की वजह से हमारा जो एनर्जी लेवल है वो प्रॉपर वेल मेंटेन होता है। एंड सेकेंडली इट इज रिलेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एज वेल। सो वैसे भी ये हम लोग जो हैं वो क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप के ऊपर आते हैं, मैमल्स आर एट द टॉप इन द क्लासिफिकेशन। सो टॉप के बीच में जो प्रोसेसेस हैं दे आर द मोस्ट रिफाइंड ones. So this is related to double circulation and it is necessary. Then question number 12, what are the differences between the transport of materials in xylem and phloem? We have already explained, xylem जो है और phloem दोनों complex tissues हैं। plants में complex tissues वो tissues होती हैं in which the tissues are not formed of the same cells, they are formed of the different cells। तो xylem जो है उसमें 4 तरह के टिश्यूज हैं, ट्रेकीज आ गए, वेसल्स आ गए, जाइलम पैरेन्काइमा आ गया, जाइलम फाइबर्स आ गए। फ्लोएम जो है उसके बीच में सीव ट्यूब्स आती हैं फ्लोएम में, देन कंपेनियन सेल्स आती हैं, देन फ्लोएम फाइबर्स आती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स आती हैं। एंड डिफरेंसेस जो हैं, एक तो 4 तरह के एलिमेंट्स में डिफरेंसेस हैं, दूसरा जाइलम जो है एज यू नो वेरी वेल, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड द मिनरल्स एंड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड विच हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स। एक और इनका और डिफरेंस है कि जो जाइलम है, वैसे तो डिफरेंसेस काफी हैं, जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, उसमें मूवमेंट दैट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मींस ये रूट से लेकर के ऊपर तक जो है वो जाएगा टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स और द ट्रीज। बट जो फ्लोएम है उसमें जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल है, और कभी कभी हम उसको मल्टी डायरेक्शनल भी कह देते हैं। उसमें दोनों तीनों तरफ की तरफ को जो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस। देन द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ द एल्यूलाई इन द लंग्स। ये तो कितनी बार एक्सप्लेन हो गया पॉइंट। एल्यूलाई इन द लंग्स जो है दे आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट्स, दे आर वेरी वेरी स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। मिलियंस ऑफ एल्यूलाई जो हैं टोटल हमारी बॉडी में, 2 lungs are there, 2 lungs are having 700 million alveoli। So alveoli are there। Then nephrons in the kidney जो है that has already been explained to you। nephron structure में एक कप जैसा स्ट्रक्चर है। कप nephrons कहाँ पे लोकेटेड है? किडनीज के अंदर। किडनीज में एक किडनी के अंदर 10 million nephrons हैं, 1 million nephrons हैं, that is equal to 10 lakhs। 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में है, 10 लाख दूसरी किडनी में है। सो 20 लाख नेफ्रॉन्स आर देयर। और नेफ्रॉन में कप जैसा स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज अ बॉलन्स कैप्सूल। उसके अंदर कैपिलरीज जो हैं वो आती हैं, रीनल आर्टरी लेकर के आ रही है इम्प्योर ब्लड को, कैरिंग विद द इम्प्योरिटीज। सो जो कप जैसा स्ट्रक्चर है उसमें जब वो ब्रेक डाउन होती है आर्टरी इनटू बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। सो उस लेवल पे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। देन
जो बॉमन्स कैप्सूल है, बॉमन्स कैप्सूल जो है वो लीड करता है इनटू द कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड मींस जो ट्यूबें मुड़ी हुई हैं, मुड़ी हुई ट्यूबें जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. सो पीसीटी जो है उसमें और डीसीटी में वो लीड करता है. बीच में एक लूप आ रही है, लूप ऑफ हेनले. ये सारा स्ट्रक्चर बॉमन्स कैप्सूल के साथ रिलेटेड है नेफ्रॉन का. अब जो कैपिलरीज हैं दे विल लीव. कैपिलरीज ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस किसके अंदर था? बॉमन्स कैप्सूल के. दैट विल लीव द बॉमन्स कैप्सूल, दैट विल कम आउटसाइड और वो ब्लड सप्लाई के अंदर जो है वो रीनल वेन बन के मिक्स हो जाएगा. एंड द सेकेंड प्रोसेस जो है वो लूप ऑफ हेनले में और पीसीटी. पीसीटी एक ट्यूब है जो बॉमन्स कैप्सूल में है और डीसीटी जो है वो भी एक ट्यूब है जो बाद में लीड कर रही है टुवर्ड्स द आउटसाइड. यूरेटर्स बनाएगा जिसमें वेस्ट जो है वो जाएंगे. वहां पे मेनली रीअब्जॉर्प्शन का सेकेंड स्टेप हो रहा है. और थर्ड इज व्हेन ऑल द वेस्ट आर गिवन आउट ऑफ द बॉडी, दिस इज द सिक्रीशन प्रोसेस. सो ये सारे तीनों प्रोसेसेस जो हैं दे आर टेकिंग प्लेस एट द लेवल ऑफ द नेफ्रॉन्स. जो आपका इधर एक्सरसाइज क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चंस हैं उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन है. आई एम एक्सप्लेनिंग द ब्लू बॉक्स क्वेश्चन फ्रॉम द पेज 112. सेकेंड इज द मेथड्स रिलेटेड, दिस हैज बीन डन. प्लांट्स वाले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे वेस्ट गिवन आउट कर रहे हैं, दिस हैज ऑलरेडी बीन डन. देन द नेक्स्ट इज हाउ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड. अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड जो है वो कैसे रेगुलेट होता है? एक तो वो फिल्ट्रेशन के स्टेप के ऊपर रेगुलेट हो रहा है कि फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस अगर नॉर्मल होता है तो ठीक है, अदरवाइज डिफरेंट एंजाइम्स और द डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं दे विल बी प्रोड्यूस्ड इन एट द लेवल ऑफ द नेफ्रॉन जो उसको रेगुलेट करेंगे. एंड थर्ड इज द नेक्स्ट पॉइंट इज द रीअब्जॉर्प्शन. कौन उसको रेगुलेट कर रहा है? एक हमारे पास हार्मोन है उसका नाम है वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन एक हार्मोन है, उसको एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन. वो रिलेटेड है रीअब्जॉर्प्शन के साथ. अगर बॉडी में वाटर लेवल कम है फॉर एग्जांपल, है ना, वाटर लेवल इज लेस फॉर एग्जांपल, तो मोर ऑफ द एडीएच जो है दैट विल बी रिलीज्ड, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगी और लेस अमाउंट ऑफ द यूरिन जो है दैट विल बी गिवन आउट. सो ये अंदर ही जो हैं वो प्रोसेसेस हैं, दे कीप ऑन वर्किंग बाय देयर ओन सेल्स एंड दे आर बीइंग कंट्रोल्ड. सो मैक्सिमम of this chapter have been explained to you people, and please write. I'm sending you the question answers also and the required diagrams also to be drawn in your notebooks, and you just do everything. In case you find any problem, you're most welcome to give me a call or Nancy ma'am a call. Nancy ma'am को भी आप call करो, चाहे मुझे आप call करो, anyone you may call. I'm Sukirti ma'am speaking. So kindly take very good care of yourself and please always stay very healthy and very happy. Thank you very much.